हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। आपको ये सीरीज़ सहयोग तो कर ही रही होगी। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 कर रहे थे। कल अपने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना था, क्या क्या चेंजेस वो ला रहे थे। आज हम लोकल बॉडीज़ देख रहे हैं, उसके आगे भी कुछ सब टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे। 2-3 टॉपिक लेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे हम 2-3 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से भी क्या मतलब है अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। सबके पास जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबके पास जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबके पास होती हैं, सारा मटेरियल होता है। क्या नहीं कर पाते हैं कि पढ़ते हुए बहुत सारा भूलता भी है, ठीक है। तो जब दूसरा कोई पढ़ाता है तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो यही इस चैनल की कोशिश है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको एक सहयोग मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम क्या देख रहे हैं, लोकल बॉडीज़ पहले देख रहे हैं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लेड टू द गवर्नमेंट टू फर्दर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रमोटिंग लोकल गवर्नमेंट थ्रू म्यूनसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अब क्या हो रहा है, लोकल बॉडीज़ को भी एक तरह से जो वहाँ की स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उनको भी डिवीज़न हो रहा है उनको भी एक तरह से उनको भी पावर्स दी जा रही हैं, जिनको डिवाइड किया जा रहा है किसमें, म्यूनसिपैलिटीज़ में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड यूरोपियन इकॉनमी एंड सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, यानी कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रही थी ना, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब बदल दिया यूरोपियन इकॉनमी को, यानी यूरोप की जो इकॉनमी थी, और सोसाइटी को कब बदल दिया, 19th सेंचुरी तक आते आते काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। India's increasing contact with Europe and new modes of imperialism and economic exploitation made it necessary that some of the European advances in economy, sanitation and education should be transplanted in India. अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में। जैसे कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, सैनिटेशन, आपकी जो सैनिटेशन समझते हैं ना, जो साफ़ सुथरा वातावरण हो, जिसमें बहुत सारे आपके पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। और क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकॉनमी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन में चेंजेस हो रहे हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी इंडिया में भी ट्रांसफॉर्मेशन की जगह एक तरह से उनको दिख रही है कि ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है यहाँ पे, ठीक है। मोर ओवर द राइजिंग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट डिमांडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इम्प्रूवमेंट इन सिविक लाइफ। वो सिविक लाइफ यानी जो ये दिनचर्या है या जो कॉमन लाइफ है ना, हर एक इंसान की दिनचर्या है ना, कि वो पूरे दिन भर में क्या करता है, तो वो ये समझ पा रहे हैं कि इन एरियाज़ में कहाँ कहाँ, जैसे सैनिटेशन है ना, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, एजुकेशन है, इकोनॉमी में भी बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए ताकि क्या हो, उनकी सिविक लाइफ इम्प्रूव हो सके ना। Thus, the need for education of the masses, sanitation, water supply, better roads and other civic amenities was increasingly felt. ये समझा गया कि एजुकेशन के साथ साथ क्या क्या ज़रूरी है, सैनिटेशन पे जोर देना है, ठीक है, अच्छी सड़कें हों, ठीक है, और जो भी अदर सिविक एमिनिटीज़ होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, उनका फिर क्या होगा, धीरे धीरे उनको ये समझ में आ गया कि उनकी बहुत ज़रूरत है। ओके, द गवर्नमेंट कुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू इग्नोर इट। बहुत देर तक वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। बट इट्स फाइनेंसेस वर ऑलरेडी इन डिसऑर्डर ड्यू टू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी एंड रेलवेज। लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि उनका ज़्यादा जो चंक ऑफ फाइनेंस है वो कहाँ जा रहा है, आर्मी में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, रेलवेज़ में जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा फाइनेंस जा रहा है। ऑन द अदर हैंड कहाँ थे, इट कुड नॉट इंक्रीज इन इट्स इनकम थ्रू न्यू टैक्सेस एज द बर्डन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्सेशन वॉज ऑलरेडी वेरी हैवी ऑन द पुअर एंड फर्दर एडिशन टू इट वॉज लाइकली टू क्रिएट डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ज़्यादा वो टैक्सेस बढ़ा भी नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी कॉमन मैन पे बहुत सारा भार था। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन आपने बहुत सारे एक्सपेंडिचर का क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, फाइन। On the other hand, government did not want to tax the upper classes, especially the British civil servants, planters and traders. और वो ये चाहती थी कि अपर क्लासेस पे वो कोई टैक्स ना लगाए, ब्रिटिशर्स पे कोई टैक्स ना लगाए। इसके कारण क्या, सारा टैक्स कौन एक तरह से भर रहा है,
जो कॉमन मैन है, ठीक है। बट द अथॉरिटीज ऑफ फेल्ट दैट द पीपल वुड नॉट माइंड पेइंग न्यू टैक्सेस इफ दे न्यू दैट देयर प्रोसीड्स वुड बी स्पेंड ऑन देयर ओन वेलफेयर। लेकिन वो ये भी जान रहे थे अगर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा भी देंगे तो उनको ये लगेगा कि रोड्स, रेलवेज, ये सब तो विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें तो पैसा लगता है, तो कॉमन मैन इस खुशी में ही ये सब चीज़ें करेगा। इट वॉज देयरफॉर डिसाइडेड टू ट्रांसफर लोकल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई टू लोकल बॉडीज। फिर ये डिसाइड हुआ कि ये सारी चीज़ें लोकल बॉडीज़ को दी जाएँ, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करें, लोकल बॉडीज़ ही ट्रांसफॉर्मेशन करें। हु वुड फाइनेंस देम थ्रू लोकल टैक्सेज, जो कि लोकल टैक्स से ही सारा फाइनेंस हो जाएगा, यानी जो स्थानीय स्तर पे जो कर वो लगाएंगे जगह जगह, उससे ही फाइनेंसेस बनेंगे, मतलब आएगा फाइनेंस। और फिर क्या होगा, हम इन सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, है ना, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बना पाएंगे। Many Englishmen has pressed for the formation of local bodies on another ground as well. They believe that associating Indians with the administration in some capacity or the other would prevent their becoming politically disaffected. This association could take place at the level of local bodies without in any way endangering British monopoly of power in India. वो जान रहे थे इससे हमारी मोनोपोली पे, यानी हमारा जो एकाधिकार है, भी ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रही हूँ, ये ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं कि इससे क्या होगा, हमारी मोनोपोली, हमारे एकाधिकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकल स्तर पे हम उनको कुछ कुछ पावर्स दे देते हैं, वो टैक्स कलेक्ट करें, अपना विकास करें, ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर लें, बनाएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लोकल बॉडीज़ वर फर्स्ट फॉर्म बिटवीन 1864 एंड 1868, यानी ये जो 4 साल का समय है, यानी 1864 से लेकर के 1868 तक का, वो क्या है, यहाँ पे लोकल बॉडीज़ बन रही हैं, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इन एवरी केस दे consisted of nominated members and were presided over by district magistrates। और इसको कौन प्रिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। They did not therefore represent local self-government at all, nor did intelligent Indians accept them as such. They looked upon them as instruments for the extraction of additional taxes from the people। यही additional taxes वो कलेक्ट कर सके, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। A step forward, though a very hesitant and inadequate one was taken in 1882 by लॉर्ड रिपन्स गवर्नमेंट। सबको पता है, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा उसने पता होगा, लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो 1882 में क्या हो रहा है, लोकल बॉडीज़ बन रही हैं, लोकल गवर्नमेंट्स बन रही हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ले डाउन द पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग लोकल अफेयर्स थ्रू लार्जली थ्रू रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, a majority of whose members would be non-official. These non-official members would be elected by people wherever and whenever officials felt that it was possible to introduce elections। अब local level पे elections भी होंगे, वहीं के local लोगों का ही खड़े हो जाएंगे और वही कंडक्ट करवा लेंगे, सारी जो भी बॉडीज़, सारा मतलब कुछ हो रहा है तामझाम, ठीक है, ताकि एक जैसे वहाँ पे सेंटर पे है, स्टेट पे है, अब लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनेगी। The resolution also permitted the election of a non-official as chairperson of a local body, ठीक है। अब non-official भी क्या हो सकता है, chairperson हो सकता है। But the elected members were in a minority in all the district boards and in many of the municipalities। But जो elect होकर के आ रहे हैं वो minority में है, ठीक है, district board में भी और municipalities में भी। They were moreover elected by a small number of voters since the right to vote were very severely restricted। बहुत ही कम लोग ही वोट कर पा रहे हैं क्योंकि वोटिंग का अधिकार बहुत लिमिटेड है, सीमित है। District officials continue to act as presidents of the district boards, though non-official gradually became chairperson of municipal committees। District board के जो president है वो कौन है, district officials हैं, ठीक है, लेकिन जो चेयरपर्सन है वो कौन है, नॉन ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो बन गए हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के को हेड कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिटेन द राइट टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द लोकल बॉडीज़ एंड सस्पेंड एंड सुपरसीड देम एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। यानी उनको लोकल बॉडीज़ बना रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेंटर पे वो ये अधिकार रख रही है कि उनको सस्पेंड भी कर सकती है और उनको सुपरसीड भी कर सकती है, ठीक है। The result was that except in presidency cities of Calcutta, Madras and Bombay, the local bodies function just as like the departments of the government and were in no way good example of local self government। सिर्फ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, एक तरह से वो सेंटर या मतलब क्राउन के ही हाथ में, जो सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है, ये लोकल बॉडीज़ एक तरह से क्या काम कर रही है, एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है, उन्हीं का काम कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्वायत्ता नहीं मिली हुई, यानी बहुत सारे पावर्स या फ्रीडम नहीं मिली हुई है, ठीक है। ऑल द सेम द पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियन वेलकम रिपन्स रेजोल्यूशन एंड वर्क एक्टिवली
in these local bodies in the hope that in time they could be transferred into effective organs of the local सब गवर्नमेंट. अब इसमें जो थोड़ा सा पॉलिटिकली जो कॉन्शियस लोग हैं वो लॉर्ड रिपन के इस जो स्टेप है यानी लोकल सब गवर्नमेंट को बनाने का उसका स्वागत कर रहे हैं और वो ये जान रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं. अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, चेंजेस इन द आर्मी. आर्मी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो जान लेते हैं. ठीक है, द इंडियन आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज आफ्टर 1858. इंडियन आर्मी भी फिर से बनाई जा रही है 1858 के बाद. मोस्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ अनदर रिवोल्ट. मेन कारण क्या है इसका कि कहीं दूसरा विद्रोह ना हो जाए, इसके लिए उनको सशक्त किया जा रहा है. आर्मी को फिर से पुनर्गठित अच्छे से बनाया जा रहा है. द रूलर्स हैड सीन दैट देयर बायोनेट्स वर द ओनली secure foundation of their rule. Several steps were taken to minimize if not completely eliminate the capacity of Indian soldiers to revolt. अगर पूरी तरीके से नहीं भी ख़त्म कर पा रहे तो लेकिन ये वो उतना कर दे रहे हैं ताकि दोबारा कुछ ऐसा रिवोल्ट ना खड़ा हो पाए. ठीक है, ये सारी कोशिशें इनकी हैं ब्रिटिशर्स की. फर्स्ट द डोमिनेशन ऑफ द आर्मी बाय इट्स यूरोपियन ब्रांच वॉज केयरफुली गारंटीड. इसमें यूरोपियन लोग ही ज़्यादा हैं जो हायर पोस्ट्स को होल्ड कर रहे हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस इन द आर्मी वॉज रेज्ड एंड फिक्स्ड एट 1:2 इन द बंगाल आर्मी एंड 2:5 इन मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज. अब देखिए इसमें प्रोपोर्शन क्या है यूरोपियंस का और इंडियंस का. ठीक है, तो 1:2 का रेशियो बंगाल में है और 2:5 का रेशियो कहाँ पे है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है. फर्दर यूरोपियन ट्रूप्स वर कैप्ट इन की जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन. यूरोपियन जो सैनिक हैं उनको ही की पोजीशंस दी गई हैं और की जियोग्राफिकल लोकेशंस पे उनको रखा गया है. यानी कि जो जो उनको लग रहा है कि महत्वपूर्ण जगहें हैं वहाँ पर और जो जो महत्वपूर्ण पद हैं इस पूरे सिस्टम में. ठीक है, फाइन. द क्रूशियल ब्रांचेस ऑफ द आर्मी लाइक आर्टिलरी एंड लेटर इन द 20th century ranks and armored corps were put exclusively in European hands. फिर उसके थोड़े समय के बाद ही ऐसा हो रहा है कि सारा जो कंट्रोल है वो यूरोपियन हैंड्स में ही जा रहा है आर्मी का. विद द ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कॉज वॉज स्ट्रिक्टली मेंटेन. ठीक है, इंडियंस को एक तरह से एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको नहीं रखा जा रहा. टिल 1914 नो इंडियन कुड राइज हायर रैंक देन द रैंक ऑफ अ सूबेदार. 1914 तक अभी तक क्या हो रहा है, सूबेदार से ज़्यादा भी उनको कोई रैंक नहीं दी जा रही. बहुत ज़्यादा हायर पोजीशंस पे इंडियंस को नहीं रखा जा रहा है. ठीक है. सेकंड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सेक्शन ऑफ द आर्मी वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइज और डिवाइड एंड रूल सो एज टू प्रिवेंट एनी चांस ऑफ यूनाइटिंग अगेंस्ट इन एन एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग. वो ये चाह रहे हैं कि कहीं फिर से विद्रोह ना क्रिएट हो जाए, तो वो डिवाइड एंड रूल की रणनीति मतलब अपना करके एक तरह से क्या कर रहे हैं, आपस में ही लोगों को बांट रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन वॉज प्रैक्टिस्ड इन रिक्रूटमेंट टू द आर्मी. ये सारे ठीक है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन, रीजन का, ठीक है, और रिलीजन का भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आर्मी को. एक तरह से आर्मी में जितने भी भर्तियाँ हो रही हैं उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं. अ फिक्शन वॉज क्रिएटेड दैट इंडियंस कंसिस्टेड ऑफ मार्शियल एंड नॉन मार्शियल क्लासेस. ठीक है, soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India who had first helped the British conquer India but had later taken part in the revolt of 1857 were declared to be non-martial. ठीक है, जो जिन जिन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में पार्ट मतलब किया था अपना, इसमें वो आए थे, लड़े थे, तो उनको एक तरह से क्या किया जा रहा है, उनको नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया जा रहा है. दे वर नो लॉन्गर टेकन इन द आर्मी ऑन अ लार्ज स्केल. उनको नहीं लिया जा रहा है आर्मी में. ठीक है. ऑन द अदर हैंड पंजाबीज, गुरखास एंड पठान्स हु हैड असिस्टेड इन द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट वर डिक्लेयर्ड टू बी मार्शल एंड रिक्वायर्ड इन द लार्ज नंबर्स वर रिक्रूटेड इन द लार्ज नंबर्स. मानी क्या, जो गुरखास पंजाबीज़ हैं, पठान्स हैं, उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबाने में इन ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था, तो इनको आर्मी में लिया जा रहा है. ठीक है, फाइन. उनको उनकी भर्तियाँ लार्ज नंबर में हो रही हैं. बाय 1875 हाफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज बीइंग रिक्रूटेड फ्रॉम पंजाब. ठीक है, अब 1875 तक क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो लोग हैं कहाँ से लिए जा रहे हैं, पंजाब से लिए जा रहे हैं, हाफ. ठीक है, आधे से ज़्यादा. इन एडिशन इंडियन regiments were made up of a mixture of various castes and groups which was so placed to balance each other. ठीक है, communal
Caste, tribal, and regional loyalties were encouraged among the soldiers so that the sentiment of nationalism would not grow among them. For example, caste and communal companies were introduced in most regimes. Charles Woods, Secretary of State for India, wrote to the Viceroy Canning in 1861 में क्या लिख रहे हैं? I never wish to see again a great army very much the same in its feelings and prejudices and connections, confident in its strength and so disposed to rise in rebellion together. If one regiment mutinies, I should like to have the next regiment so aligned that it would be ready to fire into it. ठीक है, वो ये समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि मतलब बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं ना कि जो आर्मी का जो गठन भी हो रहा है वो मतलब कम्युनल हो रहा है, रिलीजन के बेस पे हो रहा है, कास्ट के बेस पे हो रहा है, रीजन के बेस पे हो रहा है ना, कि कई व्यक्ति विशेष कोई जगह से बिलोंग करता है तो उसको ले लिया, कोई उस जगह से तो नहीं भी लिया, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. तो यही सब चार्ल्स वुड एक तरह से पत्र लिख रहे होंगे ना वॉइसरॉय कैनिंग को इन 1861 में. ये सब बातें वो बता रहे हैं कि अजीब सी फीलिंग्स है ना, वेरी मच इन द सेम फीलिंग्स एंड प्रेजुडिस, बहुत सारे ऐसी पूर्वाग्रह से चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, समझ ही रहे हैं आप, क्या दोबारा कोई म्यूटिनी ना हो पाए इसके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं. ठीक है, दस द इंडियन आर्मी रिमेन्ड purely mercenary force. Moreover, every effort was made to keep it separate from the life and thoughts of the rest of the population. It was isolated from nationalist ideas by every possible means. ये बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कोई राष्ट्रवाद ना पैदा हो जाए, इसलिए बहुत सारा सेपरेशन किया जा रहा है, आपस में ही बांट दिया जा रहा है. ठीक है, न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड नेशनल पब्लिकेशन वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर्स. न्यूज़पेपर, जर्नल ये सब ना पहुंच पाए सोल्जर तक, इसलिए सारे काम किए जा रहे हैं. बट एज वी सी लेटर ऑल सच एफर्ट्स फेल इन द लॉन्ग रन एंड सेक्शंस ऑफ द इंडियन आर्मी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चल पाया. ठीक है, इन लोगों को पता चली गया और फिर आपको पता है कैसे आगे हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया है. द इंडियन आर्मी बिकेम इन टाइम अ वेरी कॉस्टली मिलिट्री मशीन. ठीक है, बहुत कॉस्टली हो गया था. इन 1904 इट एब्जॉर्ब नियरली 52% ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़. अब ये आर्मी क्या कर रहा है, 1904 तक क्या हो रहा है कि 52% से भी ज़्यादा जो है रेवेन्यू है वो यहाँ खर्च हो रहा है आर्मी के लिए. ठीक है, दिस वॉज बिकॉज इट सर्व मोर देन वन पर्पज. इंडिया बीइंग द मोस्ट प्राइज कॉलोनियल पोजीशन ऑफ द टाइम हैड टू बी कॉन्स्टेंटली डिफेंडेड फ्रॉम द कंपीटिंग इम्पेरियलिज्म्स ऑफ रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी. अब इनको डर भी था कि अच्छी आर्मी नहीं रखेंगे, उस पर खर्च नहीं करेंगे तो ये रशिया हैं, फ्रांस एंड जर्मनी है, ये भी हमला कर सकते हैं, ये भी अपना अधिकार लेने आ सकते हैं, कहेंगे ये हमारा है. ठीक है, अधिकार तो खैर किसी का नहीं था, लेकिन सब क्या है, इम्पेरियलिज्म हो रहा है, कॉलोनिज्म हो रहा है, तो यहाँ पे सब चीज़ें तो होंगी. ठीक है, दिस लेड टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडियन आर्मी. सेकेंड, द इंडियन ट्रूप्स वर नॉट मेंटेन फॉर इंडियाज डिफेंस अलोन. द इंडियन आर्मी वॉज अ चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड पोजीशन इन एशिया एंड अफ्रीका. सभी को पता है इंडिया के लिए सब नहीं किया जा रहा है, बाहर से कोई एशिया और अफ्रीका का कोई देश यहाँ आके आक्रमण ना कर दे और अपना वर्चस्व फैलाना शुरू कर दे, इसलिए सारी चीज़ें की जा रही हैं. Lastly, the British section of the army served as an army of occupation. It was the ultimate guarantee of the British hold over the country. Its cost had, however, to be met by Indian revenues. It was, in fact, a very heavy burden on them. एक तरह से बहुत सारा बर्डन इकॉनमी पे पड़ रहा है, क्योंकि 52% से भी ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है, रेवेन्यू आर्मी में खर्च हो रहा है. तो हम कर लेते हैं पब्लिक सर्विसेज भी देख लेते हैं, फिर आज इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी सब कल देखेंगे. ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में देखिए क्या हो रहा है. We have seen that Indians had little control over the government of India. They were not permitted to play any part in the making of laws or in determining administrative policies. उनको कोई भी Indians को कोई भी administration में role play करने नहीं दिया जा रहा है. In addition, they were excluded from the bureaucracy. Bureaucracy से भी उनको अलग रखा जा रहा है. Which put these policies into practice. All positions of power and responsibility in the administration were occupied the members of the Indian civil services who were recruited through an annual open competitive examination held in London. लंदन में ही सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं. और इंडियंस कुड नॉट आल्सो अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, और इंडियंस अपेयर ही नहीं हो पा रहे. सत्येंद्रनाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू सो सक्सेसफुली इन 1863. लेकिन सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर हैं, उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया 1863 में. ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर आफ्टर 1 or 2 इंडियंस ज्वाइन द कोवेटेड रैंक्स ऑफ द सिविल सर्विस. इसके बाद एक तरह से 1-2 इंडियंस ज़रूर इसमें भर्ती हो जाते थे.
ठीक है। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन फार अवे लंदन में ही हो रहा था। इट वॉज कंडक्टेड थ्रू मीडियम ऑफ द अलाइन इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन द क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग, ये सारी ग्रीक और लैटिन भाषाओं का भी उसमें बहुत सारा रोल था, विच कुड बी रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर प्रोलॉन्ग एंड कॉस्टली कोर्स ऑफ स्टडीज़ इन इंग्लैंड, यानी कि वहाँ से ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये सब चीज़ें कर पाएंगे। इन एडिशन द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज examination was gradually reduced from 23 in 1859 to 19 in 1878। पहले 1859 तक 23 एज थी, फिर उसको 1878 में 19 कर दिया गया था, कम कर दिया गया था ताकि कम इंडियंस जा पाएँ। ये सारी उनकी पॉलिसीज़ थी। If a young Indian of 23 found it difficult to succeed in the civil services competition, the Indian age 19 found it almost impossible to do so। अभी देखिए 23 वाला नहीं सेलेक्ट हो पा रहा तो 19 वाला कैसे सेलेक्ट होगा, इस तरह की पॉलिसीज़ ला रहे थे। इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वर्क्स, पुलिस, मेडिसिन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, फॉरेस्ट, इंजीनियरिंग, कस्टम्स एंड लेटर, रेलवेज, सुपीरियर एंड हाईली पेड पोस्टेड वर लाइकवाइज रिजर्व फॉर ब्रिटिश सिटीजन। ये सारी जगह कहाँ ब्रिटिशर्स को ही भरा जा रहा था, ठीक है, इन सारी वैल्यूबल पोजीशंस पे, ताकि वो क्या कर सकें, अपना ही अपने ही विचारों का विस्तार कर सकें, अपना ही सारा एक तरह से गाना गा रहे हैं वो सब ब्रिटिशर्स, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी बनी रहे यहाँ पे इंडिया में। दस लॉर्ड किम्बरले, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, लेड डाउन इन 1893 दैट इट इज़ इनडिस्पेंसिबल that an adequate number of the members of the civil service shall always be Europeans, and Viceroy Lord Lansdowne stressed the absolute necessity of keeping the government of this widespread empire in European hands if that empire is to be maintained। उनको ये लग रहा था ये सब मेंटेन करना है तो अपने लोगों को ही डालो सारी सर्विसेज में, सारे अच्छी पोस्टर्स में, जो वैल्यूएबल पोजीशंस हैं यही सब होल्ड करें, इंडियंस आ ही ना पाएँ, ठीक है। अंडर इंडियन प्रेशर द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड आफ्टर 1918। लेकिन इंडियन प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं धीरे धीरे उनको इंडियनाइज किया गया, यानी इंडियंस के लिए भी खोला गया। बट द पोजिशंस ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी वर स्टिल केप्ट इन ब्रिटिश हैंड्स। लेकिन सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ऑल्सो द पीपल सून डिस्कवर्ड दैट इंडियनाइजेशन ऑफ दीज सर्विसेज हैड नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड। द इंडियंस in these services function as agents of the British rule and royalty served Britain's imperial purposes। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा करते हुए भी इंडियंस को लग रहा है कि मान लीजिए इसमें पोस्ट्स में हम होल्ड भी कर लेंगे तो एक तरह से देश जिस तरह से रन होना चाहिए नहीं हो पाएगा, हम एक तरह से उनके एजेंट ही बन के रह जाएंगे ब्रिटिशर्स के, ठीक है, उनका ही एक्सपेंशन सारा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने कहानी के रूप में इसको समझ लिया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया देखिए और खुशी मन होकर पढ़ाई करिए, बर्डन मत लीजिए, अच्छा ही होगा सब। ऑल द बेस्ट।